स्वागत है आप सभी का जनरल लॉ 24 में। देखो, हमने अपनी पिछली कुछ वीडियोस में देखा कि कोर्ट के अंदर केस कैसे फाइल होता है, ठीक है, जिसके रिगार्डिंग हमने सेक्शन नंबर 26, ऑर्डर नंबर 4, ऑर्डर नंबर 6 और ऑर्डर नंबर 7 को देखा, ठीक है। इसके बाद हमने ये भी देखा कि कौन सा कोर्ट कॉम्पिटेंट है आपके केस को सुनने के लिए। अब इसके रिगार्डिंग हमने सेक्शन नंबर 16 से लेकर सेक्शन नंबर 20 तक के सारे सेक्शंस को कवर किया, जिसके अंदर हमने ये भी जाना कि आपका कोई सब्जेक्ट मैटर है तो उस सब्जेक्ट मैटर के रिगार्डिंग केवल एक ही केस आप कोर्ट में फाइल कर सकते हैं। लेकिन अगर एक ही सब्जेक्ट मैटर पर एक से ज्यादा कोर्ट में केस फाइल हो जाता है तो उस सिचुएशन में क्या होगा, ठीक है। अब उस सिचुएशन में क्या होगा वो सेक्शन नंबर 10 और सेक्शन नंबर 11 हमें बताते हैं। सो इस वीडियो में हम बात करेंगे सेक्शन नंबर 10 के बारे में, जो कहता है स्टे ओवर सूट, जिसको हम रेस सब जुडाइस भी कहते हैं। तो अब इस रेस सब जुडाइस का मतलब क्या होता है, मीनिंग क्या होता है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, कौन सी कंडीशंस है जिसके फुलफिलमेंट पर हम किसी केस के ऊपर रेस सब जुडाइस को अप्लाई करेंगे, और क्या रेस सब जुडाइस को टेस्ट करने के लिए कोई रूल है, अगर है तो वो क्या है, ठीक है। इसके अलावा हम ये भी देखेंगे कि फॉरेन कोर्ट के अंदर जो भी सूट्स पेंडिंग चल रहे हैं क्या उनके ऊपर भी रेस सब जुडाइस अप्लाई होता है, और लास्ट में हम कोर्ट के इनहेरेंट पावर टू स्टे को भी देखेंगे, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि रेस सब जुडाइस का मतलब क्या होता है। तो देखो, रेस सब जुडाइस दो लैटिन वर्ड से मिलकर बना है, जिसमें से पहला है रेस और दूसरा है सब जुडाइस। जहां रेस का मतलब होता है सब्जेक्ट मैटर, यानी कि जिसके बेसिस के ऊपर आप कोर्ट में केस फाइल करते हैं। वहीं सब जुडाइस का मतलब होता है अंडर जजमेंट, यानी कि जो केस आपने फाइल किया है वो केस अभी अंडर जजमेंट है, उस केस का अभी ट्रायल हो रहा है, अभी उस केस के ऊपर कोर्ट ने कोई जजमेंट नहीं सुनाया है, ठीक है ना। तो यानी कि कुल मिलाकर रेस सब जुडाइस का मतलब होता है कि आपका कोई केस कोर्ट में पेंडिंग है, उसके ऊपर अभी कोर्ट का कोई जजमेंट नहीं आया है, ठीक है। तो अब यहाँ पर सेक्शन 10 इसी के रिगार्डिंग ये कहता है कि जो सब्जेक्ट मैटर के रिगार्डिंग आपका केस कोर्ट के अंदर पेंडिंग है, कोर्ट ने अभी उसके ऊपर जजमेंट नहीं सुनाया है, ऐसे सब्जेक्ट मैटर के रिगार्डिंग आप या दूसरी पार्टी यानी कि डिफेंडेंट पार्टी भी किसी दूसरे कोर्ट में केस नहीं ला सकती, ठीक है। और अगर वो लाती है तो उस केस के ट्रायल के ऊपर वो कोर्ट क्या करेगा, स्टे लगा देगा, ठीक है। तो सेक्शन 10 हमें सिंपल ये कहता है कि एक व्यक्ति एक सब्जेक्ट मैटर पर एक ही केस ला सकता है, बट किसी सिचुएशन में वो खुद या डिफेंडेंट पार्टी सेम सब्जेक्ट मैटर पर किसी दूसरे कोर्ट में केस लेकर आती है तो वो कोर्ट क्या करेगा, उस केस के ट्रायल के ऊपर स्टे लगा देगा, ठीक है। तो अब देखो, यहां पर जब हम बात कर रहे हैं तो हम ये नहीं कह रहे कि केस के ऊपर स्टे लगा देगा, यहां पर हम कह रहे हैं कि केस के ट्रायल के ऊपर स्टे लगा रहा है। तो यानी कि आपका केस अगर किसी कोर्ट में पेंडिंग है तो आप उस सब्जेक्ट मैटर के रिगार्डिंग दूसरे कोर्ट में केस ला सकते हैं, बट उस केस के ट्रायल के ऊपर स्टे लग जाएगा, ठीक है ना। तो सेक्शन नंबर 10 सब्सिक्वेंट सूट के ट्रायल के ऊपर स्टे लगाता है, ना कि उसके इंस्टीट्यूशन पर, ठीक है। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं तो अच्छे से समझ में आएगा। देखो, सपोज करो एक एक्स पर्सन है, उसकी 3 प्रॉपर्टीज हैं, एक दिल्ली में, एक मुंबई में और एक हैदराबाद में, ठीक है। और उसके 3 बच्चे होते हैं, ए, बी और सी, ठीक है। अब इन तीनों के बीच में एक्स की ये तीनों प्रॉपर्टी को लेकर झगड़ा है कि कौन सी प्रॉपर्टी कौन रखेगा, ठीक है। अब इस झगड़े को सुलझाने का 2 रास्ता है, या तो ये लोग आपस में सुलझा लें या किसी को मीडिएशन के रूप में बुलाकर समझौता करवा लें आपस में, ठीक है, या फिर ये लोग कोर्ट में पार्टीशन का केस फाइल कर दें। अब यहाँ पर ए को लगता है कि हमसे तो सुलझ नहीं रहा मामला, हम लोग डिसाइड नहीं कर पा रहे कि पार्टीशन कैसे होगा हमारे फादर की प्रॉपर्टी का। तो ए क्या करता है, ए मुंबई में इन तीनों प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग एक केस फाइल करता है कि साहब, हमारे फादर की दिल्ली, मुंबई और हैदराबाद में प्रॉपर्टीज हैं और हम लोग डिसाइड नहीं कर पा रहे कि हम लोगों के बीच में उन प्रॉपर्टीज का बंटवारा कैसे होगा, तो प्लीज आप हमारे बीच में उन प्रॉपर्टीज का बंटवारा कर दीजिए, ठीक है। अब ये केस मुंबई कोर्ट ने सुनना स्टार्ट किया
अभी पेंडिंग है, अभी जजमेंट नहीं आया है इस केस पर, और उसी बीच बी क्या करता है, बी हैदराबाद चला जाता है और सेम सब्जेक्ट मैटर पर केस फाइल कर देता है। तो अब ये जो दूसरा केस फाइल किया है ना बी ने, इसके ट्रायल के ऊपर हैदराबाद वाला कोर्ट क्या करेगा, स्टे लगा देगा। ठीक है, अब सवाल उठता है कि जो ये सब्सिक्वेंट सूट जिस कोर्ट में फाइल हो रहा है वो कोर्ट स्टे क्यों कर रहा है प्रोसीडिंग को, वो डायरेक्ट केस को डिसमिस करके केस खत्म करे ना, क्योंकि केस तो एक जगह पहले से चल रहा है, वो कोर्ट अपना डिसीजन देगा तो डिसीजन फाइनल हो जाएगा ना, तो वेट क्यों करना, क्यों स्टे लगा रहा है, क्यों डिसमिस करके खत्म नहीं कर दे रहा मामला। तो देखो यहां पर वो स्टे इसलिए लगा रहा है क्योंकि चांस है कि जो प्रायर सूट केस में फाइल हुआ है वो कोर्ट हो सकता है कि उस केस को डिसमिस कर दे, रिटर्न कर दे, ठीक है ना। तो ऐसी सिचुएशन में तो न्याय नहीं हो पाएगा ना, इसलिए कोर्ट क्या करता है, कोर्ट स्टे लगा के रखता है कि अगर उधर से प्रोसीडिंग बंद होती है, उधर से प्रोसीडिंग डिसमिस होती है, तो यहां पर हम लोग प्रोसीडिंग कंटिन्यू कर देंगे। ठीक है ना। तो आई होप आपको सेक्शन नंबर 10 का मोटा मोटा समझ में आया होगा कि सेक्शन 10 हमें कहना क्या चाह रहा है। ठीक है, तो सेक्शन नंबर 10 के अकॉर्डिंग जो सब्सिक्वेंट सूट के ट्रायल के ऊपर जो स्टे लगाया जा रहा है, उस स्टे लगाने का ऑब्जेक्टिव क्या है। तो देखो ये 3 ऑब्जेक्टिव हैं, ठीक है ना, जिनके कारण सब्सिक्वेंट सूट के ट्रायल के ऊपर स्टे लगाया जा रहा है, जिसमें से सबसे पहला है प्रिवेंट मल्टीप्लिसिटी ऑफ द केसेस। देखो एक जगह कोर्ट में केस चल रहा है, अब फिर दूसरी जगह भी चलेगा, तो एक ही सब्जेक्ट मैटर पे 4 जगह केस चलाने का मतलब क्या बनता है, ठीक है ना। अब 4 जगह अगर केस चलेगा तो चारों के अलग अलग डिसीजन हो सकते हैं, तो उन डिसीजन के बीच में कॉन्फ्लिक्ट पैदा होगा, ठीक है ना। और कॉन्फ्लिक्ट के साथ साथ जो हमारी जुडिशियल मशीनरी है उसके ऊपर भी तो ट्रस्ट नहीं डेवलप हो पाएगा ना, क्योंकि हम जुडिशियल मशीनरी पे ट्रस्ट क्यों करते हैं, क्योंकि हम ये मानते हैं कि जो उन्होंने फैसला सुना दिया वो ट्रू है, वो सही है और वो अल्टीमेट है, उसके बाद कोई और कुछ नहीं कर सकता। उन्होंने जो फैसला सुना दिया उस फैसले के ऊपर अमल किया जाएगा। लेकिन अगर एक से ज्यादा जजमेंट आते हैं तो किसके ऊपर अमल करेंगे, किसको मानेंगे किसको नहीं मानेंगे, तो यहाँ पे जजमेंट का कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा और जजेस की वैल्यू कम हो जाएगी, ठीक है ना। इसके अलावा एक ऑब्जेक्टिव ये भी है कि पैरेलल लिटिगेशन जो होती है वो भी बड़ी सिरदर्दी वाली होती है। आप सपोज करो कि आपका केस यहाँ पर चल रहा है दिल्ली में और एक केस चल रहा है मुंबई में। दिल्ली में केस की तारीख आज है, 2 दिन बाद मुंबई में, फिर 2 दिन बाद दिल्ली में, तो आप तो यही काम करते रह जाएंगे, अपना काम कब करेंगे, है ना। आपके लिए भी प्रॉब्लमेटिक है, आप कोई प्रोडक्टिव काम ही नहीं कर पाएंगे, आप केस के अंदर केस की प्रोसीडिंग में ही रह जाएंगे, ठीक है ना। तो केस की मल्टीप्लिसिटी को रोकने के लिए और जजमेंट के कॉन्फ्लिक्ट और पैरेलल लिटिगेशन को रोकने के लिए सब्सिक्वेंट सूट के ट्रायल के ऊपर स्टे लगाया जाता है, ठीक है। ठीक है, तो देखो अभी तक हमने ये जाना कि सेक्शन 10 के अकॉर्डिंग सब्सिक्वेंट सूट के ट्रायल के ऊपर स्टे लगाया जाएगा, और स्टे क्यों लगाया जा रहा है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, वो हमने देख लिया। अब सवाल उठता है कि क्या हर सब्सिक्वेंट सूट के ट्रायल के ऊपर स्टे लगाया जाएगा, तो इसका जवाब है नहीं, ठीक है। कुछ कंडीशंस है जो अगर सब्सिक्वेंट सूट फुलफिल कर रहा है तभी उसके ट्रायल के ऊपर स्टे लगाया जाएगा। अब वो कंडीशंस क्या है उसको देख लेते हैं। तो सबसे पहली कंडीशन है कि 2 केसेस होने चाहिए, दोनों के अंदर सेम सब्जेक्ट मैटर हो, सेम पार्टीज हो, दोनों केसेस में जो पार्टीज हो वो सेम टाइटल के अंदर अपने आप को रिप्रेजेंट कर रही हो, और जो पहला केस फाइल हुआ है उसका अभी जजमेंट ना आया हो और उसी दौरान दूसरा केस फाइल हो गया हो, ठीक है। अब सपोज करो एक केस ने ये सारी कंडीशंस को फुलफिल कर लिया, ठीक है। तो अब कोर्ट को कैसे पता चलेगा कि जो केस उसके पास आया है उसके ऊपर उसे स्टे लगाना है सेक्शन 10 के अकॉर्डिंग, उसको सपना थोड़ी ना आएगा, है ना। तो अब ये बात को बताने की जिम्मेदारी किसकी है, वो बात बताने की जिम्मेदारी है अपोजिट पार्टी की। जैसे फॉर एग्जांपल एक एक्स पर्सन है, उसने किसी सब्जेक्ट मैटर के ऊपर वाई के अगेंस्ट केस फाइल किया, ठीक है। सपोज करो दिल्ली में केस फाइल हुआ है, ठीक है, और केस अभी चल ही रहा है, और उसी बीच वाई ने क्या किया, एक्स के अगेंस्ट मुंबई में 2 महीने बाद केस फाइल कर दिया, ठीक है। अभी जो वाई ने एक्स के अगेंस्ट मुंबई में 2 महीने बाद केस फाइल किया है, वो केस ये सारी की सारी कंडीशंस को फुलफिल कर रहा है। तो कायदे से देखा जाए तो सेक्शन 10 के अकॉर्डिंग
मुंबई कोर्ट को उस केस के ट्रायल के ऊपर स्टे लगा देना चाहिए, बट मुंबई के कोर्ट को सपना थोड़ी ना आएगा। यहाँ पर जब तक एक्स मुंबई कोर्ट को ये नहीं बताएगा कि सर जो आपके पास वाई केस लेकर आया है उस केस का सब्जेक्ट मैटर पहले से दिल्ली के कोर्ट में पेंडिंग है, ऐसा जब एक्स मुंबई के कोर्ट को बताएगा, मुंबई के कोर्ट को इस बात की विश्वसनीयता हो जाएगी कि हाँ वाकई में ये जो केस उसके पास आया है उसके ट्रायल के ऊपर से स्टे लगाना चाहिए, वो स्टे लगा देगा। बट ऐसे हवा में थोड़ी ना लगा देगा। ये जो केस लॉ है ये इसी के बारे में बताता है। ये कहता है कि जब कोर्ट के सामने ये बात आएगी कि जो केस उसके सामने आया है उसके ट्रायल के ऊपर दरअसल उसे सेक्शन 10 के अकॉर्डिंग स्टे लगाना है, तो वो पहले जांच पड़ताल करेगा, पहले चेक करेगा कि क्या वाकई में सब्जेक्ट मैटर सेम है। अगर उसे लगता है कि सब्जेक्ट मैटर सेम है तो फिर उसकी कोई डिस्क्रिशन पावर काम नहीं करेगी, उसे स्टे लगाना ही पड़ेगा। बट अगर उसे ऐसा लगता है कि नहीं दोनों के अंदर सब्जेक्ट मैटर अलग है, वहां पर वो क्या कर सकता है, वहां पर वो केस को स्टे किए बिना ट्रायल को कंटिन्यू कर सकता है। ठीक है, तो हमने मोटा मोटा ये समझ लिया कि कुछ कंडीशंस है जिनके फुलफिलमेंट पर ही सब्सिक्वेंट सूट के ट्रायल के ऊपर कोर्ट स्टे लगाता है, और कोर्ट को सपना नहीं आएगा, जो ऑपोजिट पार्टी है वो कोर्ट को बताएगी कि सर आपके पास जो केस फाइल हुआ है उस केस के सब्जेक्ट मैटर का ट्रायल कहीं और दूसरे कोर्ट में पहले से चल रहा है। ठीक है, और ऐसा जब कोर्ट को पता चलेगा तो कोर्ट पहले इसकी जांच पड़ताल करेगा, चेक करेगा कि क्या वाकई में ऐसा है, और अगर वाकई में ऐसा है तो वो फिर सब्सिक्वेंट सूट के ट्रायल के ऊपर स्टे लगा देगा। ठीक है, अब सवाल उठता है कि क्या कोई टेस्ट है जिसके बेसिस पे हम ये डिसाइड कर सकें कि जो सब्सिक्वेंट सूट है उसके ऊपर हमें स्टे लगाना ही है। देखो कंडीशन से तो हमें पता चल ही रहा है कि ये कंडीशन के फुलफिलमेंट पर सब्सिक्वेंट सूट के ट्रायल के ऊपर स्टे लगाया ही जाएगा। बट क्या कोई टेस्ट भी है जिसके यूज करने से हमें पता चल जाए कि सब्सिक्वेंट सूट के ट्रायल के ऊपर हमें स्टे लगाना ही है? तो देखो इसका सिंपल एक ही तरीका है कि अगर पहली केस की डिक्री से दूसरे केस पर रेस जुडिकाटा अप्लाई होता है तो दूसरे केस के ऊपर स्टे लगा दिया जाएगा। ठीक है, तो देखो अब सवाल उठता है ये कि क्या प्रीवियस सूट और सब्सिक्वेंट सूट इन दोनों के इंस्टीट्यूशंस अगर इंडियन कोर्ट्स में हो रहे हैं तभी सब्सिक्वेंट सूट के ट्रायल के ऊपर स्टे लगेगा, या फिर एक फॉरेन कोर्ट के अंदर इंस्टीट्यूट हुआ है तो भी काम चलेगा। यानी कि अगर एक केस फॉरेन कोर्ट में इंस्टीट्यूट हुआ है और दूसरा केस इंडियन कोर्ट में इंस्टीट्यूट हुआ है, क्या तब भी सब्सिक्वेंट सूट के ट्रायल के ऊपर स्टे लगेगा? ठीक है, यानी सपोज करो कि एक एक्स पर्सन है, उसका किसी सब्जेक्ट मैटर पर लंदन में केस चल रहा था। ठीक है, अब केस चल ही रहा था, जजमेंट नहीं आया है, और उससे पहले ही उसने क्या किया, दिल्ली के अंदर सेम सब्जेक्ट मैटर के ऊपर केस फाइल कर दिया। अब सवाल यह है कि ये जो दिल्ली के अंदर उसने केस फाइल किया है क्या उस केस के ट्रायल के ऊपर स्टे लगेगा? तो इसके रिगार्डिंग सेक्शन नंबर 10 का एक्सप्लेनेशन हमसे कहता है कि अगर कोई ऐसी सिचुएशन है जहां पर एक केस फॉरेन कोर्ट में इंस्टीट्यूट हुआ है और एक इंडियन कोर्ट में इंस्टीट्यूट हुआ है, तो वहां पर जो केस इंडिया के अंदर इंस्टीट्यूट हुआ है उस केस के ट्रायल के ऊपर स्टे नहीं लगेगा। तो सिंपल ये है कि एक्स ने जो दिल्ली के अंदर केस फाइल किया ना, उस केस के ट्रायल के ऊपर स्टे नहीं लगेगा। ठीक है, तो आई होप आपको रेस सब जुडाइस के बारे में सब कुछ क्लियर हुआ होगा। अब हम अपनी अगली वीडियो के अंदर बात करेंगे रेस जुडिकाटा के बारे में। ठीक है।